स्वागत है बच्चों आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 10th में सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत लेसन 4 के जो कि नाम है कृषि, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेके आपके सामने उपस्थित हैं। तो देखते हैं इस लेसन के कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, कौन सी एक रबी फसल है? रबी फसल कौन है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, धान, तरबूज, गेहूँ, मक्का। तो आंसर इसका राइट आंसर है गेहूँ। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? गेहूँ। तो फसलें आपको पता है 3 तरह की होती हैं, रबी हो गया, खरीफ और जायद। रबी की मुख्य फसल है गेहूँ और खरीफ की फसल है धान, और जायद में सभी प्रकार की मौसमी सब्जियों का उत्पादन होता है। तो इसमें सिर्फ पूछा गया है रबी की फसल कौन सी। आप ध्यान रखना जब भी आए रबी, तो रबी में मुख्य कौन सी है? गेहूँ, और खरीफ की जो मुख्य फसल है वह कौन सी है? धान। ठीक है, और उसके अलावा जो जायद है, जायद की मुख्य फसल जो होती है बच्चों, वो होती हैं सब्जियां और फलों का उत्पादन। ठीक है, तो इसमें जो था पहला क्वेश्चन में आंसर है गेहूँ। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक रेशेदार फसल है? रेशेदार फसल, आपको रेशा पता है, फाइबर वाली जो फसल है, कौन सी है? रबड़, जूट, टमाटर, कॉफ़ी। ये 4 ऑप्शन है, राइट आंसर है जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पेय फसल में भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? पेय फसलें यानी जो फसलें जिनका पीने के लिए उपयोग होता है। तो आपको पता है कौन कौन सी फसलें हैं। देखिए, इसमें से कॉफ़ी, दालें, चाय, दही। तो जाहिर सी बात है पेय फसल किस में आएगी? ये चाय कॉफ़ी में आएगी। तो जो चाय है, कॉफ़ी, 2 ऑप्शन है, लेकिन जो विश्व में अग्रणी जिसका सबसे अधिक उत्पादन होता है हमारे देश में, वह क्या है? चाय है। ये इसमें क्या है? निर्यातक हमारे देश में ये सबसे अधिक इस चाय फसल का उत्पादन होता है, और इस फसल को हम दूसरे देशों में भेजते भी हैं या निर्यात भी करते हैं। तो राइट आंसर इसका हो गया चाय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रोपण कृषि का उदाहरण है? रोपण कृषि का उदाहरण। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, गेहूँ, चावल, रबर, गेहूँ और उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर है उपरोक्त में कोई नहीं। वैसे जहाँ तक कन्फ्यूज़न मुझे ये है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आंसर आपका ये गलत है। रोपण कृषि जो है चावल है। इसका राइट आंसर क्या होगा? चावल। ये आंसर कभी कभी मिसप्रिंट भी हो जाता है, तो ये गलत है। राइट आंसर इसका होगा चावल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व में कौन सा तिलहन उत्पादन में अग्रणी है? तिलहन उत्पादन, ये तेल जिनसे हमको प्राप्त होता है, तो वह कौन सा देश है जिसमें सर्वाधिक उत्पादन है? भारत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उदाहरण है? रोपण कृषि का उदाहरण कौन सा है? जूट, गेहूँ, चाय और तिलहन। तो इसमें ये जो दिया गया है, इसमें राइट आंसर है चाय। चावल भी इसको ऊपर मैंने ऑप्शन दिया है, तो जो ऑप्शन था चावल वह भी रोपण कृषि का ही उदाहरण है, जो रोप के पैदा उगाई जाती हैं फसलें। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है? कौन सी फसल है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना जो फाइबर वाली फसलें हैं वो कौन सी नहीं है। कपास, रबड़, जूट, सन। तो सन भी एक रेशेदार फसल का उदाहरण है। सन माने सूरज न समझ लेना। तो राइट आंसर क्या है? रबड़। यह रेशेदार फसल नहीं है। बाकी जो 3 है, कपास है, जूट है, सन है, ये क्या है? ये एक रेशेदार फसलें हैं तीनों, और रबर एक ऐसी फसल है जो रेशेदार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो ये 4 ऑप्शन, गेहूँ, चावल, मूंगफली, जूट। राइट आंसर है इसका जूट। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, तो रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े को पालना, रेशम कीड़े को जो पालते हैं उसको क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, ये सब तीनों कल्चर नहीं है। सेरीकल्चर से संबंधित क्या है? रेशम का उत्पादन करना, और उत्पादन करने के लिए जो कीड़े पालते हैं, ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा देश विश्व में फल एवं सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? यानी कौन सा देश है जहां फल और सब्जियां सबसे ज़्यादा उत्पादन की जाती है? तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा देश भारत है। ठीक है। और अगला है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। पहला है इसमें भारत की 4 रबी, ठीक है, अभी मैंने ऊपर बताया था, 4 रबी और 4 खरीफ फसलों के नाम बताइए। 4 रबी, रबी में कौन कौन से? गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों आदि। और खरीफ में क्या है? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग। ये हैं 4 रबी और 4 खरीफ फसलों के नाम। अगला है रोपण कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, अधिक पूंजी और अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, ये इसकी है विशेषता। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है दलहन और तिलहन फसलों के 4 उदाहरण। दलहन में यानी दलहन समस्त ये जो शब्द है आप समझ रहे होंगे, जिसमें दालें पैदा होती हैं। तो दालें आप खाते हैं, पता होगा, अरहर, मूंग, उड़द, मटर, चना, मसूर आदि, ये दलहन फसलें हैं। और तिलहन जैसे हमें तेल प्राप्त होता है, ऐसी फसलें जैसे मूंगफली का तेल, सरसों, अलसी, तिल, सोयाबीन आदि। क्वेश्चन नंबर 4 रेशम उत्पादन के लिए रेशम कीड़े पालने कौन सा प्रकार है? ये सेरीकल्चर है, ऊपर भी आपने देखा। अगला है कर्तन दहन कृषि या स्थानांतरित कृषि विभिन्न देशों में किन किन नामों से जाना जाता है? देखिए पहले तो आप ये समझ लो स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं। पहाड़ी इलाकों में या आदिवासी क्षेत्र में आपने देखा है कि जो आदिवासी होते हैं यहाँ पर स्थानांतरित कृषि होती है। एक स्थान पर जंगलों को काट करके और वहाँ पर वो अनाज बिखेर देते हैं, और अनाज बिखेरने के बाद जब उग आते हैं उस फसल को ले करके उसका उपयोग करके वो उस जगह को छोड़ करके फिर दूसरी जगह जा करके यही प्रक्रिया अपनाते हैं। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? कर्तन दहन कृषि या स्थानांतरण कृषि, या इसको झूमिंग कृषि भी कहते हैं। तो इस प्रकार की कृषि को हम अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जानते हैं। तो जैसे आप पूछा गया है अलग अलग देशों में किन नामों से जाना जाता है, ठीक है, तो अलग अलग देशों में नाम बताना है। तो मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसको हम कहते हैं मिल्पा, ठीक है, स्थानांतरित कृषि को। उसके बाद वेनेजुएला में हम इस कृषि को कहते हैं कोनुकू, ब्राज़ील में रोका, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे और मध्य अफ्रीका में मसोले। ये है स्थानांतरणशील कृषि के विभिन्न देशों में उनके नाम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। जीविका निर्वाह किसे कहते हैं? जिससे जीवन का निर्वाह हो सके, हमारा पेट भर सके, हमारा पोषण हो सके, ऐसी कृषि जिसमें फसलों का ऐसे फसल। पहला इसमें जो विशेषता है भूमि के टुकड़े छोटे टुकड़ों पर परंपरागत रूप से कृषि करना, ठीक है। दूसरा प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता तथा फसल उगाने की पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करना, यह है जीविका निर्वाह कृषि की विशेषता, ठीक है। उसके बाद है गहन कृषि के 2 गुण लिख रही हैं। गहन कृषि किसे कहते हैं? इसके 2 गुण लिखना है। अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों सिंचाई का प्रयोग करना, और भूखंडों का आकार छोटा होना पर कई फसलें उगाना, एक साथ कई फसलें उगाना, या साल में एक बार के अलावा कई बार फसलों का उस क्षेत्र पे उगाना। उसके बाद है ऑपरेशन फ्लड किसे कहते हैं? ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए कहते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ध्यान से देखें, समझें और याद भी करना है, नोट्स भी बनाने हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ऑर्गेनिक कृषि बहुत प्रचलित है, बहुत फेमस है, आपने नाम भी सुना है, क्या है? या जैविक कृषि भी कहते हैं। तो आज आपको जानने का मौका मिला है, इसे ध्यान से देखें। ऑर्गेनिक कृषि प्राकृतिक तरीकों से कृषि, उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग न करके कृषि करना कार्बनिक कृषि, ऑर्गेनिक कृषि या जैविक कृषि कहते हैं। उसके बाद है सुनहरा रेशा किस फसल को कहते हैं? तो सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? जूट या पटसन को कहते हैं। अब है शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 3 नंबर के होते हैं, और जो दीर्घ प्रश्न होते हैं वे 5 नंबर के होते हैं। सबसे पहले इसमें हमें देखना है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है लघु उत्तर हैं कौन कौन से हैं। तो पहला इसमें जीविका निर्वाह और वाणिज्यिक कृषि में अंतर लिखिए। जीविका निर्वाह
देखिए पहले तो आप शब्द समझिए, जीविका से तात्पर्य है जिसमें जीवन का निर्वाह हो सके ऐसी कृषि, और वाणिज्यिक कृषि का मतलब है व्यापार की दृष्टि से जो फसलों का उत्पादन होता है। तो इन दोनों में हमें अंतर बताना है। तो देखते हैं जीविका निर्वाह कृषि का पहला बिंदु, यह कृषि भूमि के छोटे टुकड़े पर पुराने कृषि औजारों द्वारा की जाती है। ठीक है, छोटा टुकड़ा होता है और इसमें कोई नई विधि नहीं लगाई जाती, पुराने ही हमारे पास जो औजार होते हैं, खुरपे हैं, कुदाल है, इन्हीं के माध्यम से इस पर कृषि की जाती है। दूसरा है किसान अपने परिवार तथा स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन करता है, अपने परिवार के लिए ही उत्पादन करता है, भरण पोषण के लिए। ठीक है, और स्थानीय बाजार जहाँ से छोटा मोटा उसका उत्पादन और व्यापार कर सके। उसके बाद सघन बसे इलाके में की जाती है, 2 या 3 फसलें उगाई जाती हैं, अनाज, गेहूँ, चावल, मक्का का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद है वाणिज्यिक या कॉमर्शियल कृषि किसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, खेतों का आकार बड़ा होता है, उत्पादन जो हम करते हैं वह एक्सपोर्ट करने के लिए करते हैं, और एक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है, एक फसल उगाई जाती है जैसे गेहूं, कपास, गन्ना आदि। ये इसके वाणिज्यिक कृषि के उदाहरण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधारों का वर्णन कीजिए। सरकार ने किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए जो जो सुधार किए हैं हमें उनके बारे में बताना है। तो पहला है, आपने ऊपर भी पढ़ा है लेकिन इसको थोड़ा विस्तृत रूप में आपको पढ़ना है। स्वतंत्रता के पश्चात सामूहिकरण, जोतों की चकबंदी, सहकारिता जमींदारी को समाप्त करना, और प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि का सुधार करना, और कम दर पर ऋण देना, ये सरकार ने सुविधाएं दी हमारे देश के किसानों को। अगला है, चाय की फसल के लिए किन्हीं 4 भौगोलिक दशाएं बताइए। भौगोलिक दशा का तात्पर्य है कि वे कौन सी दशाएं हैं जहां पर चाय का उत्पादन होता है, क्योंकि चाय का उत्पादन हमारे देश के हर कोने में हर जगह नहीं किया जा सकता है। इसके लिए कुछ भौगोलिक दशाएं विशेष होती हैं जहां सिर्फ यही फसलें उगाई जा सकती है। तो कौन कौन सी है, पहली है उष्ण और उपोष्ण जलवायु। जलवायु कैसी होनी चाहिए, उष्ण और उपोष्ण होनी चाहिए। दूसरा है ह्यूमस और जीवांश युक्त मिट्टी, जीवांश युक्त में जैविक मिट्टी होनी चाहिए, ये नहीं कि उसमें आपने आर्टिफिशियल ये फर्टिलाइज़र यूज़ कर दिया। उसके बाद है सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो चाय आपने देखा है कहाँ होता है, अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में, है ना, असम और ये दार्जिलिंग, कर्नाटका जो पहाड़ी एरिया हैं वहाँ पर होती है, क्योंकि वहाँ पर ढलान होता है। अगर पानी भर जाए तो ये फसलें नष्ट हो जाती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है। उसके बाद है पूरे वर्ष गर्म और नम पाला रहित जलवायु होनी चाहिए, वर्ष भर समान रूप से वर्षा की बौछारें मिलनी चाहिए, और उच्च आर्द्रता यानी हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए चाय के खेती के लिए। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, रबड़ एवं मक्का के उत्पादन के लिए। अब जो रबड़ है, रबड़ आप सभी उपयोग करते हैं अपने अपने लेवल से, रबड़ की शीर होती हैं, रेज़र है, और रबड़ के खिलौने हैं ना। इस तरह से जो रबड़ है और ये मक्का है, इसके लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं हैं जहाँ ये इनका उत्पादन होता है। तो रबड़ के लिए है भूमध्य रेखीय, उष्ण और उपोष्ण जलवायु। भूमध्य रेखीय का तात्पर्य हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच से जो रेखा गई है, तो यह क्या है, भूमध्य रेखा है। ठीक है, और इस भूमध्य रेखा पर जो भी कंट्री होंगे वहीं पर यह जलवायु, इस जलवायु की पाई जाती है जलवायु, और इन्हीं जलवायु में यह रबड़ का उत्पादन होता है। ठीक है, उसके बाद नम और आर्द्र जलवायु चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 200 सेंटीमीटर वर्षा। यह क्या है, भूमध्य रेखीय जलवायु की विशेषता है, और इन्हीं क्षेत्रों में यह रबड़ का उत्पादन होता है। उसके बाद है मक्का। जो मक्का आप खाते हैं, पॉपकॉर्न है, बहुत शौक से खाते होंगे, तो इसके लिए क्या क्या दशाएं होनी चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और खरीफ की यह फसल है। खरीफ की फसल में मुख्य फसल क्या बताई थी मैंने, धान या चावल। ठीक है, तो उसी में मक्का भी होती है। उसके बाद है गन्ने की खेती के लिए कैसी भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए। गन्ना तो आप सभी चीनी भी खाते हैं, गुड़ भी खाते हैं, इतनी मीठी चीज़ें खाते हैं, तो जाहिर सी बात है जिनसे ये चीज़ें बनती हैं, जो गन्ना है, जो हमारा बेस है, आधार है, जानना ज़रूरी है कि यह जो है किस फसल, किस भौगोलिक दशा में इनका उत्पादन होता है। तो गन्ने की फसल के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु चाहिए, यानी गर्म और नम जलवायु चाहिए। उसके बाद 21 डिग्री सेंटीग्रेड और 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए।
दो गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आप इसमें से दो याद कर लेना, और आंध्र प्रदेश और बिहार है। उसके बाद है चावल और कपास के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं। चावल आप बड़े शौक से खाते हैं, तहरी बना के खाते हैं, सबको बिरयानी वगैरह सब खाते हैं, तो ज़रूरी है कि चावल के लिए भी जाने कि चावल के लिए भौगोलिक दशा क्या है। पहला है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है। वर्षा 75 से 200 सेंटीमीटर, यानी चावल के लिए पानी अधिक होना चाहिए, जहाँ वर्षा अधिक होगी वहीं चावल की फसल अच्छी होगी। फिर है बच्चों जलोढ़ और दोमट मिट्टी होनी चाहिए, और उत्तरी पूर्वी भारत, तटीय क्षेत्र और डेल्टा क्षेत्र इसके लिए आवश्यक है, ठीक है ना। ये कपास हटा दो से, ओके। उसके बाद है अब है कपास के लिए, अब ये है यहाँ पर आना चाहिए उस कपास को। कपास के लिए क्या चाहिए? कपास यानी कॉटन जिससे बनता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, स्वच्छ आकाश यानी आकाश में बादल नहीं होने चाहिए, साफ आसमान चाहिए, और पाला रहित हो, उस क्षेत्र में पाला नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। और पाला रहित 210 दिन होने चाहिए। दिन कितने? पाला रहित 200 दिन। उसके बाद 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा मिलनी चाहिए, काली मिट्टी होनी चाहिए, और उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। उसके बाद भारत में उगाए जाने वाले 4 रेशेदार फसलों के नाम, इनमें से कौन सा रेशा सीधे फसल उगाने से प्राप्त नहीं होता है? इसके उत्पादन विधि का नाम लिखिए। तो 4 कपास वाली जो रेशे वाली फसल हैं इसमें दिया गया है, देखिए कपास है, जूट है, सन है, प्राकृतिक रेशम है। और दूसरा बिंदु दे रहे हैं कपास, जूट, सन मृदा में बोई जाती है, रेशम का उत्पादन कपास के कीड़े कोकून से होता है। ये भी वो एक इंटरेस्टिंग बात है। तो उसके बाद है रेशम के कीड़ों को पालना रेशम उत्पादन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत में गेहूं की खेती की किन्हीं 4 विशेषताओं को बताइए। गेहूं जो कि खाने का मुख्य अंग है, गेहूं से ब्रेड है, रोटी है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो गेहूं के लिए जानिए इसकी क्या विशेषता है। गेहूं भारत की दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। यह देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों की खाद्यान्न फसल है। 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, शीत ऋतु और पकने के लिए खिली धूप होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें उत्पादक जो राज्य हैं, जहाँ जहाँ जो राज्य इसका अधिक उत्पादन करते हैं उनमें है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? तो हमारी कृषि कैसी है? अर्थव्यवस्था से कृषि जो है अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। तो इसका महत्व 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है यानी प्राइमरी सेक्टर है। और तीसरा है विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना। भारत की प्राचीन आर्थिक क्रियाएं कृषि से संबंधित हैं और पिछले कुछ शताब्दियों में कृषि कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। अगला है सरकार द्वारा किसानों के लिए किए गए, ये मैंने करा दिया क्वेश्चन, इसे आप दोबारा मत रिपीट करें, ठीक है। उसके बाद है भारत में घटते खाद्य उत्पादन के लिए, घटते खाद्य उत्पादन बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि हमारी कृषि में जो उत्पादन है वह लगातार घट रहा है, इसके कारण क्या है, ठीक है। तो गैर कृषि उपयोग के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण बोए गए क्षेत्र में कमी। और उसके अलावा दूसरा कारण है रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का अधिक उपयोग के कारण उपजाऊ क्षमता में कमी आती है। अभी आपने ऊपर देखा है कि जैविक कृषि में क्या होता है, जीवों के अंश, जो सड़ी गली पत्तियां हैं, सड़े गले जीवों के अवशेष से जो मिट्टी होती थी उसमें जो फसल उगाई जाती थी वो अधिक पौष्टिक होती थी और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बहुत अधिक होती थी। लेकिन धीरे धीरे हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती गई, डिमांड बढ़ती गई, तो हमने जरा सी खेती में ज़्यादा फर्टिलाइज़र, ज़्यादा रासायनिक खादों, कीटनाशकों का उपयोग करके अधिक उत्पादन करने की एक कंपटीशन बना ली। तो उस कंपटीशन में हमें अनाज तो अधिक मिलने लगा, लेकिन नुकसान क्या हुआ? नुकसान हमारी धरती धीरे धीरे बंजर होने लगी। और उस बंजर धरती से हम क्या करते हैं, बढ़ी हुई जनसंख्या को अधिक से अधिक फिर फर्टिलाइजर, फिर कीटनाशकों का उपयोग करते जमीन को जहरीला बना दिया, हमने उसको बंजर बना दिया। तो क्या हुआ? जाहिर सी बात है उत्पादन में कमी आएगी। इसके अलावा अक्षम और अनुचित जल प्रबंधन, जल का प्रबंधन भी अच्छा नहीं, जलाक्रांता और लवणता की समस्या उत्पन्न होगी। आपने देखा कुछ क्षेत्र में पानी भरा ही रहता है, तो पानी भरने से क्या होता है कि लवणता की समस्या
उत्पन्न हो जाती है, मिट्टी भी खराब होने लगती है, उसमें उत्पादन कम होने लगता है। उसके अलावा अत्यधिक भूजल दोहन के कारण जब हम अंडरग्राउंड वाटर का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे, अधिक दोहन करेंगे, तो भौम स्तर गिर जाता है, अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो डाउन हो जाता है और उससे कृषि लागत में वृद्धि होती है। और इसके अलावा क्या है, अपर्याप्त भंडारण क्षमता तथा बाजार का अभाव। हमारे यहाँ जो भंडारण की क्षमता है उनकी भी कमी और बाजार की भी कमी होने से भी उत्पादन में कमी होती है, कमी हो गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर। ये भी मैंने ऊपर करा दिया आपको, जीवन निर्वाह क्या है और कमर्शियल क्या है। तो ये था बच्चों लेसन 4 भूगोल पार्ट के अंतर्गत कृषि के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बच्चों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मिलते हैं अब अगले लेसन के अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। मैं फिर कर रही हूँ, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। थैंक यू, टेक केयर।